हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम बात करते हैं वर्णों के कर्तव्य और धर्म के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय समाज जो है 4 वर्णों में बटा हुआ है और ये जो वर्णों के विभाजन की व्यवस्था है, ये एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ समाज को 4 वर्णों में बांटकर उन्हें उन्हें ऊंच नीच के आधार पर उनके कुछ कर्तव्य यानी उनकी कुछ जिम्मेदारियाँ डिसाइड की गई हैं। तो अलग अलग जो ग्रंथ हैं, जो धार्मिक ग्रंथ हैं, उनमें अलग अलग तरीके से इनकी व्याख्या की गई है। तो आइए हम पढ़ते हैं कि जो 4 वर्ण हैं उनके क्या क्या कर्तव्य हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है ब्राह्मण धर्म। जो ब्राह्मण जो वर्ण है उसका जो कर्तव्य है वो है धर्मशास्त्रों में ब्राह्मणों का जो कर्तव्य बताया गया है वो है अध्ययन करना, शिक्षा देना, यज्ञ संपादित कराना, दान लेना तथा सात्विक गुणों को विकसित करना आदि है। हालांकि मनुस्मृति कहती है कि ब्राह्मणों के लिए दान लेना सही नहीं है, क्योंकि इससे जो उसका तेज होता है, उसका ह्रास होता है। क्योंकि ब्राह्मण वर्ण को सबसे ऊंचा वर्ण बताया गया है, तो इसलिए उनके लिए दान लेना वर्जित बताया गया है। तो ब्राह्मण, चूँकि इसकी उत्पत्ति ब्रह्म के मस्तिष्क से बताई गई है, तो इसलिए ब्राह्मणों के लिए ये माना गया है कि वो शिक्षा लें और शिक्षा दें और धर्म का विकास करें और दान दें तो पढ़ लेना। दूसरे नंबर पे आता है क्षत्रिय धर्म। चूँकि क्षत्रियों की जो उत्पत्ति बताई गई है वो ब्रह्म के भुजाओं से बताई गई है, तो इसलिए इनकी जो कर्तव्य बताए गए हैं वो है प्रजा की रक्षा करना, दान देना, विषय वासना से दूर रहना तथा अपनी शक्ति का उचित उपयोग करना क्षत्रियों के कर्तव्य, यानी कि उसका सही जगह इस्तेमाल करना। तीसरे नंबर पे आता है वैश्य धर्म। वैश्य जो वर्ण है उसकी उत्पत्ति ब्रह्म की जांघ से बताई गई है। तो जिस प्रकार जांघ शरीर का बोझ उठाती हैं, तो उसी तरीके से जो वैश्यों के जो कर्तव्य बताए गए हैं यानी उनकी जिम्मेदारी बताई गई है वो है पूरे समाज की जो आवश्यकताएं हैं उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना। तो मनुस्मृति में वैश्य वर्ण के 7 कर्तव्य बताए गए हैं: पशुओं की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना, व्यापार करना, ब्याज पर धन देना तथा कृषि करना। एक तरह से हम कह सकते हैं कि वैश्य जो वर्ण है उसका काम जो है व्यापार करना है, और जो अपने से ऊपर के जो 2 वर्ण हैं जो और वर्ण हैं अपने वर्ण से अलावा उनकी देखभाल करना, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना वैश्य वर्ण के कर्तव्य हैं। चौथे नंबर पे आता है शूद्र धर्म। शूद्र जो वर्ण है उसके बारे में बताया गया है पुरुष सूक्त में कि शूद्र वर्ण की उत्पत्ति ब्रह्म के चरणों से बताई गई। चूँकि जो ऊपर के तो 3 वर्ण के बारे में हमने बात की, चूँकि उन्हें अलग अलग जिम्मेदारियाँ सौंपी गई है, किसी को व्यापार से जुड़ी हुई, किसी को ज्ञान से जुड़ी हुई और किसी को प्रजा की रक्षा से जुड़ी हुई। और ऐसा कहा जाता है कि शूद्रों में किसी तरह की कोई गुण ना होने के कारण उन्हें सेवा की जिम्मेदारी दी गई। हालांकि ऐसा नहीं है। वर्णों में जो कहा गया था वो ये था कि कोई भी वर्ण अपने गुणों में वृद्धि करके अपने वर्ण को बदल कर दूसरे वर्ण का सदस्य बन सकता है। तो ये एक तरह से व्यक्ति की जो क्षमता है उसके हिसाब से डिसाइड किए गए थे। तो शूद्रों के जो धर्म बताया गया है वो है, चूँकि इसे ब्रह्म के पैरों से इसकी तुलना की गई है, तो इसलिए कहा गया है कि शूद्र वर्ण चूँकि पैर जो होते हैं पूरे समाज को, पूरे शरीर को गतिशील रखते हैं, इसलिए शूद्र वर्ण का काम भी पूरे समाज को गतिशील रखना है, यानी कि उसे अपने से ऊपर के जितने भी वर्ण हैं उनकी निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है। तो इससे हम समझते हैं कि ये एक ऐसा विभाजन था जिससे कि समाज के जो संघर्ष था उसे दूर किया जा सके और सभी व्यक्ति अपनी अपनी कार्य क्षमता के अनुसार, अपने गुणों के अनुसार समाज की सेवा कर सके। तो मनुस्मृति में शूद्र वर्ण का ये धर्म है कि वे अध्ययन, धन के संग्रह तथा धार्मिक क्रियाओं से दूर रहे और दूसरे वर्णों को उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने को कहा गया। हालांकि ऐसा नहीं है कि शूद्रों में किसी तरह का कोई गुण नहीं है, ये सिर्फ उस आधार पर था कि किस वर्ण में किस तरह के गुण हैं, ये गुणों के आधार पर विभाजन था। तो ये कहा गया है कि कोई भी वर्ण अपने गुणों में वृद्धि करके अपने गुणों में वृद्धि करके अपने वर्ण को चेंज कर सकता है। तो ये थे वर्णों के कर्तव्य
आई होप आपको ये सही से समझ आ गया होगा। अब पढ़ते हैं वर्ण व्यवस्था के समाजशास्त्रीय महत्व के बारे में। तो हर समाज की जो व्यवस्था होती है वो वहाँ की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर डिसाइड की जाती है। तो इसी तरह जो भारतीय समाज की जो वर्ण व्यवस्था है, भारतीय समाज में जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई वो भी यहाँ की आवश्यकताओं के अनुरूप थी कि यहाँ की भौतिक और सांस्कृतिक आवश्यकताएं किस तरह की हैं। हालांकि जो वेस्टर्न थिंकर हैं उन्होंने इसकी आलोचना की है कि ये एक असमानता पर आधारित विभाजन है, जिसमें कुछ जो निम्न वर्ण है उन्हें इसकी वजह से बहुत ज़्यादा भेदभाव का सामना करना पड़ता है। लेकिन हम यही कहेंगे कि ये भारतीय समाज के अनुरूप ही विभाजन था और ये यहाँ की आवश्यकताओं के अनुरूप ही इसे बनाया गया था। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसके पहले उसके बारे में क्या कि समाजशास्त्रीय महत्व क्या है वर्ण व्यवस्था का। पहले नंबर पे आता है श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण। तो जो ये व्यवस्था बनाई गई थी श्रम विभाजन और विशेषीकरण की, इसका जो मकसद था वो यही था कि समाज में श्रम का विभाजन किया जाए ताकि उसका विशेषीकरण हो सके। इसका मतलब है कि जब श्रम यानी जो मेहनत है जब वो बँट जाती है तब हर व्यक्ति अपने अपने काम पर फोकस करके उसमें एक्सपर्ट हो जाता है। तो ये जो व्यवस्था थी ये इसीलिए बनाई गई थी ताकि व्यक्ति जिस काम पर भी लगा हुआ है वो अपने काम में एक्सपर्ट हो सके यानी विशेषीकृत हो सके। और जब वो अपने काम में विशेषीकृत हो जाएगा यानी वो एक्सपर्ट हो जाएगा तब जो है समाज की प्रगति होगी और किसी भी तरह की ऐसा मानसिक संघर्ष नहीं होगा कि उसे रोजगार ढूंढना पड़ रहा है। तो वर्ण व्यवस्था क्या थी, उसमें पहले से हर वर्ण का एक जो रोजगार था वो डिसाइड था। तो हर जो व्यक्ति था अपने वर्ण के मुताबिक जो व्यवसाय था उसी में लगता था। तो ये एक तरह से श्रम के विभाजन और विशेषीकरण की व्यवस्था थी ताकि जो सभी लोगों की जो आवश्यकता है वो सही ढंग से पूरी हो सके, समाज की प्रगति हो सके और जो श्रम जो भी हम काम कर रहे हैं उसका विशेषीकरण हो सके। दूसरे नंबर पर आता है सामाजिक संतुलन। क्योंकि जो ये व्यवस्था थी इसमें जो शक्ति थी, चाहे वो ज्ञान की शक्ति हो, चाहे वो प्रजा की रक्षा की शक्ति हो, चाहे वो किसी भी तरह की, चाहे सेवा की, चाहे वो किसी भी तरह की हो, व्यापार की, उन्हें बांट दिया गया था। क्योंकि सभी तरह की सेवाएं बटी हुई थी तो किसी तरह के संघर्ष की बात ही नहीं आती। और इस एक तरह से ये ऐसी व्यवस्था बन गई थी जिससे कि हर जो वर्ण था अपने जो उसे जिम्मेदारी सौंपी गई थी उसका सही ढंग से पालन कर रहा था। तो इससे जो समाज का कंट्रोल था, मतलब समाज में जो एक संतुलन था वो सही ढंग से बना हुआ था और कोई भी मनमाने ढंग से काम नहीं कर रहा था। तीसरे नंबर पे आते हैं संघर्षों का समाधान। जो ये व्यवस्था बनाई गई थी वर्ण व्यवस्था, ये उन संघर्षों को रोकने के लिए बनाई गई थी जिसमें कि किसी व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ देने से, यानी कि अगर हम सभी लोगों को ये सभी अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए छोड़ दें तो एक समाज में जो है अव्यवस्था फैल जाएगी। ये एक इस तरह की व्यवस्था थी जिससे कि समाज में जो है अव्यवस्था ना फैले और समाज जो है हर व्यक्ति अपने लिए पहले से निर्धारित किए गए काम में लग जाए और किसी भी तरह के मानसिक और शारीरिक किसी तरह के संघर्ष ना हो और हर व्यक्ति अपने वर्ण के लिए निर्धारित किया गया काम करे और किसी दूसरे वर्ण के काम में हस्तक्षेप ना करे। चौथे नंबर पे आता है योग्यता में वृद्धि की प्रेरणा। जो वर्ण व्यवस्था है यही एकमात्र ऐसी व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति को ये कहा गया कि वो अपनी योग्यता और कुशलता में वृद्धि करे। चूँकि जो वर्णों का विभाजन था वो एक तरह से गुण और कर्मों के आधार पर ही था, इंसान के स्वभाव के आधार पर ही था। तो ये एक ऐसी व्यवस्था थी जिसका मकसद ये था कि व्यक्ति अपने गुणों और कर्मों में अपने गुणों और योग्यताओं में वृद्धि करे जिससे कि वो दूसरे वर्ण में भी जा सके। यानी कि अगर कोई शूद्र वर्ण में पैदा हुआ है और वो मेहनत करता है तो उन्हें ये कहा गया था कि वो अपने वर्ण को चेंज करके कि ब्राह्मण वर्ण में या क्षत्रिय वर्ण में जिसमें वो जाना चाहे वो जा सकता था।
तो ये एक तरह से ऐसी व्यवस्था थी जो कि व्यक्ति को आज़ादी देती थी कि वो अपनी मेहनत से अपनी योग्यता के बल पर वो दूसरे वर्ण का सदस्य बन सकता है। 5वें नंबर पे आते हैं रक्त की शुद्धता। रक्त की शुद्धता का मतलब होता है कि पुराने जो नियम थे यानी वर्ण जो व्यवस्था थी वो इस बात पर जोर देती थी कि अगर प्राणी शास्त्री या किसी भी तरह के दोष से मुक्त रहना है तो हमें जो वर्णों का मिश्रण है उसे रोकना होगा। यानी कि अगर जैसे कि भारतीय समाज में बाहर से आने वाले लोग बहुत रहे हैं, अलग अलग तरह की जाति प्रजातियाँ आई हैं, तो उनके वर्ण व्यवस्था इसी खिलाफ थी कि वो हमारे भारतीय लोगों के साथ मिश्रण करे या किसी भी तरह की रक्त की जो शुद्धता है वो बिगड़े। क्योंकि अगर इस तरह का होगा तो अनेक जो संस्कृतियाँ हैं, जो भारतीय समाज की संस्कृति या किसी समूह की संस्कृति वो मिट सकती है। तो वर्ण व्यवस्था ने इस चीज़ पर नियंत्रण बनाए रखा कि जो किसी समूह की प्योरिटी है उसे बनाए रखा जाए और रक्त का मतलब किसी संस्कृति का भारतीय संस्कृति का बाहर की संस्कृति के साथ कोई मिश्रण ना हो, ताकि जो वो अपनी संस्कृति है उसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित कर सके। 6ठे नंबर पे आती है समताकारी व्यवस्था। हालांकि ये कहा गया है कि वर्ण व्यवस्था जो है एक असमानता पर आधारित व्यवस्था है और इसमें समानता जैसी कोई चीज़ नहीं है, पर ऐसा नहीं है। चूँकि जो 4 वर्ण हैं उनका जो विभाजन है उसे ऐसा कहा जाता है कि ये ब्रह्म के 4 अंगों से इसकी वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे शरीर के जो सभी अंग होते हैं उनके काम अलग अलग होते हैं, लेकिन उनमें हम ये नहीं कह सकते कि हाथ का काम ज़्यादा है या पैर का कम है। तो सभी काम अलग अलग ज़रूर हैं लेकिन उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो बराबर है। तो अगर कोई लोग ये कहते हैं कि असमानता पर आधारित है तो ये गलत है, क्योंकि चाहे काम कोई भी हो सबका महत्व बराबर है। चाहे वो शरीर का कोई भी अंग कोई भी काम कर रहा तो उनका महत्व बराबर है। तो इसलिए ब्रह्म के जो अंगों से इसकी उत्पत्ति मानी गई है तो ब्रह्म के सभी अंग महत्वकारी हैं। तो इसलिए जो वर्ण है, चारों वर्ण, चाहे वो शूद्र हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, सभी का समान महत्व है, क्योंकि सभी जो है समाज की हेल्प करने में कोई ना कोई योगदान दे रहे हैं। 7वें नंबर पे आते हैं सामाजिक प्रगति का आधार। जो ये व्यवस्था बनाई गई थी ये इसीलिए बनाई गई थी ताकि जो समाज जो है प्रगति के पथ पर चलता रहे। क्योंकि ये अगर कोई व्यक्ति कोई भी समाज के सदस्य हैं अपनी जिम्मेदारियों का सही ढंग से पालन करते हैं तो वो समाज प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता है। तो ये वर्ण व्यवस्था में जो विभाजन का मकसद था वो यही था ताकि सभी लोग अपनी क्षमता और अपने गुणों के अनुसार अपनी जिम्मेदारियों को सही ढंग से पूरा कर सके ताकि वो समाज जो है प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकते। तो ये थे वर्ण व्यवस्था के समाजशास्त्रीय महत्व कि समाज में वर्ण व्यवस्था क्यों बनाई गई, उसका क्या महत्व है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।